Explain qualitatively on the basis of domain picture the irreversibility in the magnetization curve of a ferromagnet। ठीक है, सारी बातें एक एक करके समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये इर्रिवर्सिबिलिटी क्या है, फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या है। तो इसका जो कर्व होता है उसको हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व भी बोलते हैं, है ना। आपको एक आइडिया मैं दे दूं पहले इस चीज़ का। तो हिस्टेरेसिस कर्व में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये होता है हमारा आउटसाइड मैग्नेटाइजेशन, कितना आप इसको मैग्नेटाइजेशन बाहर से दे रहे हैं, और बी होता है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली बिहेव कैसे करता है इस सिस्टम में या ऐसे आउटसाइड मैग्नेटिज्म में, कि इनिशियली आप जब इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखते हो, बिल्कुल इसके अंदर कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, तो आप ओरिजिन पे हो। जब आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फील्ड डालना शुरू किया मैग्नेटिक, तो ये धीरे धीरे अपने अंदर भी एक मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करता है और कुछ इस तरीके से ये एक पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद अगर आप इसके अंदर वापस से बाहर का मैग्नेटिज्म उल्टा करना शुरू करो तो क्या होता है, ये सीधा वापस ओरिजिन पे नहीं आता, ये घूमता हुआ ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से वापस इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा पाथ है और इस पूरे को हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। ठीक है, इसका एरिया जो होता है, ये एरिया आपको बता देता है एनर्जी लॉस के बारे में, कि अगर आप किसी भी सिस्टम को चार्ज अनचार्ज करोगे या मैग्नेटाइज करोगे तो उसमें एनर्जी लॉस कैसा आएगा। ठीक है जी, एक बात और हम यहाँ लिख सकते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं उसमें लो एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो उनका कम एरिया का बनेगा, कुछ ऐसा पतला सा आपका कर्व आ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। इतना अच्छा बन नहीं रहा है यार छोटे में। ठीक है, और हार्ड मटेरियल्स जिनको हम बोलते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट आयरन जिसको बोलते हैं। हार्ड में स्टील आ जाता है, स्टील में क्या होता है, हाई एनर्जी लॉस आता है। ठीक है, तो इसका जो हिस्टेरेसिस लूप होगा वो भी काफ़ी मोटा होगा। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग डोमेन पिक्चर पे जाएं और हम बात करें कि डोमेन पिक्चर से कैसे इसको रिप्रेजेंट करें या इसको एक्सप्लेन करें। तो डोमेन पिक्चर में आप समझो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिज्म होता क्यों है, इसका बैकग्राउंड रीज़न क्या है। तो इसको हम लोग एक सिंपल टर्म में बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन। ये आपको याद रखना चाहिए। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन जो है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन से इंटरैक्ट करता है और ये आपस में एक दूसरे को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि नेबरिंग एटम्स के अंदर इंटरैक्शन जो है वो ट्रैवल करता है, नेबरिंग एटम्स इंटरैक्ट। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे एक पूरा रीजन बन जाएगा जो कि मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, एक डायरेक्शन में उन सब का मैग्नेटिज्म मिल जाएगा, तो एक रीजन पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा। इस रीजन को हम लोग डोमेन बोल देते हैं। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर आप एक स्क्वायर शेप बनाओ किसी भी मटेरियल की, लेट्स से ऐसे हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो आप इसके अंदर रीजन्स बना सकते हो। अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को आप रिप्रेजेंट करते हो बिल्कुल इस तरीके से कि भाई कोई डोमेन इधर है कोई इधर है और सब डोमेन्स का साइज भी बिल्कुल सेम है, तो ये अनमैग्नेटाइज्ड है क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को और ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बट अगर आप मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की बात करो तो उसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आने लग जाएगा, डोमेन ग्रोथ बोलते हैं जिसको, कि भाई इसका जो एक डोमेन है ये ज़्यादा बड़ा होने लग जाएगा, दूसरा डोमेन छोटा हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन का आपको यहाँ मैग्नेटाइजेशन मिल गया, बाकी सारे छोटे हो गए, तो आपका बेसिकली पूरा सिस्टम मैग्नेटाइज्ड है। इसको हम बोलते हैं डोमेन ग्रोथ। ठीक है, और डोमेन ग्रोथ कब होगी, जब बाहर का मैग्नेटिक एनवायरनमेंट इसको एक तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिवली आपको बताना था एंड डोमेन पिक्चर से आपको बताना था कि इरिवर्सिबिलिटी क्यों थी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि भाई ये वापस डायरेक्टली इसी लाइन पे क्यों नहीं आ जाता। ये इसीलिए नहीं आता क्योंकि एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया तो ये डोमेन इस तरीके से शेप ले चुका है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को वापस जीरो कर भी देते हो, अब यहाँ से आगे जाके आप वापस जीरो पे भी आ जाओगे, तो भी इसका ये शेप चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया।
आप सोचो जब तक आप नेगेटिव में नहीं लेके जाते मैग्नेटाइजेशन को तब तक ये वापस ज़ीरो पे नहीं आता, ठीक है? तो इसको ज़ीरो पे लाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको इसको नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन देना पड़ेगा, तभी ये इसको रिवर्स कर पाएगा। जब तक आप रिवर्स नहीं करते तब तक इसके अंदर चेंज नहीं दिखाई देगा, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट है हिस्टेरेसिस लूप में much smaller area. Hysteresis loop of a iron, soft iron has a much smaller area than that of a carbon steel. जैसा मैंने यहाँ लिखा है, स्टील हार्ड में आएगा और सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मटेरियल्स में आएगा. If the material is to go through repeated cycles of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy. तो यहाँ पे हार्ड स्टील ग्रेटर हीट एनर्जी रखेगा लॉस में, क्योंकि इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व है वो मोटा होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और उसका एरिया आपको सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितना एनर्जी लॉस होने वाला है. ऑलराइट, चलिए ये भी सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास अ सिस्टम डिस्प्लेइंग अ हिस्टेरेसिस लूप सच एज अ फेरोमैग्नेट, जैसे कि ये वाला हमारा ग्राफ है, इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी. एक्सप्लेन. ऑब्वियस सी बात है, देखिए मान लीजिए कि अर्थ के अंदर आपका कहीं पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डिपॉजिट है, ठीक है? और ये डिपॉजिट आप कई सालों बाद निकालते हैं. आपको पता है कि अर्थ की एक एक लेयर कितने कितने साल पहले बनी थी, है ना? तो मान लीजिए आप अर्थ में नीचे लेयर्स में गए और लेट्स से आप 5000 ईयर ओल्ड जो मिनरल्स हैं या आपका जो ओर है वो निकालना चाहते हो, और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक मटेरियल मिल जाता है, कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मिल जाता है. इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आप मैग्नेटाइजेशन स्टडी करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर हालत नज़र आएगी कि भाई इस पूरे मटेरियल का एक डायरेक्शन में फील्ड हो रखा है. वो डायरेक्शन में फील्ड क्यों हुआ होगा? क्योंकि भाई उस टाइम पे अर्थ ने इसको बाहर से मैग्नेटाइजेशन दिया होगा, तो ये यहाँ तक आ गया. फिर अर्थ का मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो पे पहुँच गया, पर ये ग्राफ का अभी भी ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन मेंटेन्ड है. इसके अंदर अभी भी एक मैग्नेटाइजेशन मेंटेन्ड है, ठीक है? ये जो मैंने लाइन बनाई, एक सेकेंड, ये जो मैंने लाइन बनाई स्टैंडिंग लाइन, ये वाली, इस स्टैंडिंग लाइन की लेंथ को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है? रिटेंटिविटी कि आपने कितना रिटेन किया है अपने मैग्नेटिक फील्ड को. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में रिटेंटिविटी होने की वजह से ये आपको हिस्ट्री बता देती है कि उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा होगा, ठीक है? इसलिए ये मेमोरी स्टोरेज की तरह समझ सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोटिंग मैग्नेटिक टेप्स. तो इसका आप सिंपली एक छोटा सा आंसर याद रखो, सिरेमिक मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है कोट करने के लिए, ठीक है? इसके अंदर ज़्यादा आप डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इसके फील्ड को टैम्पर ना करे, जो इसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स के मेमोरी को कोई लॉस ना दे, ठीक है? नेक्स्ट है अ सर्टेन रीजन इज और स्पेस इज टू बी शील्डेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, सजेस्ट अ मेथड. तो भाई यहाँ पे शील्डिंग के लिए आप क्या कर सकते हो? आप कोई ऐसा मटेरियल बाहर की तरफ बनाओ जो इस फील्ड को एब्जॉर्ब कर ले, है ना? इस फील्ड को अगर हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम सॉफ्ट आयरन का शेल बना सकते हैं. सॉफ्ट आयरन शेल या रिंग्स अगर आप किसी मटेरियल के बाहर की तरफ बना दोगे तो उससे क्या होगा? ये सॉफ्ट आयरन की रिंग्स मैग्नेटिक लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस आर ड्रॉन आउट. मैग्नेटिक लाइंस आर ड्रॉन आउट, इसको इस तरीके से याद रख लो, ठीक है? ये इन मैग्नेटिक लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा या मैग्नेटाइजेशन खुद ले लेगा और आपके अंदर के मटेरियल तक उतना मैग्नेटिक इफेक्ट पहुंचेगा नहीं. ओके.